हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते और याली मदद। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल ठीक जा रही है और आप लोगों की ज़िंदगी में खुशी खुशी है। तो जैसे हर वीडियो को हम शुरू करते हैं, मुझे ज़रा दो बातें करनी थी। पहली बात ये है कि मेरा नाम है जासिर जमाल और मैं टेक्सास 1031 एक्सचेंजेस से हूँ, और दूसरी बात ये है कि अभी जितनी भी मैंने वीडियोस की हैं और आगे जाके करूँगा, इंक्लूडिंग दिस वन, ये जितना भी मैं जो भी बोलता हूँ इन सारी वीडियोस के अंदर, ये कोई इन्वेस्टमेंट या लीगल एडवाइस नहीं है। तो मुझे आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ ये लीगल और इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझिएगा। जब भी आप लोग एक बड़ी सी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, चाहे 1031 के बारे में हो या चाहे 1031 के बारे में ना हो, हमेशा आप लोग अपने CPA, अपने टैक्स अटर्नी और अपने स्टेट अटर्नी से मशवरा करके आगे जाया करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोग प्लीज़ अपनी ड्यू डिलिजेंस किया करें, क्योंकि हर एक इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत रिस्क होता है। आपको कभी गारंटी नहीं होती कि आप पैसे बनाएंगे, आपको कभी कभी पैसे लूज़ भी कर लेते हैं आप। और तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप हमेशा अपनी ड्यू डिलिजेंस किया करें, अपने टैक्स अटर्नी और अपने CPA से हमेशा एडवाइस दिया करें और उसके मुताबिक आगे बढ़ा करें। सही है? तो अब ये सब कहने के बाद अब ज़रा वीडियो के अंदर चलते हैं। तो अब आप लोगों ने सोचा होगा ना कि अभी के लिए सारी वीडियोस में मैंने कहा है ना कि अगर आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसमें आप रहते हैं, यानी आपकी प्राइमरी रेजिडेंस, तो आप उस पर 1031 नहीं कर सकते। बिल्कुल, तरीके हैं, लेकिन वो हम एक दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी प्राइमरी रेजिडेंस में रहते हैं, आप उस पर 1031 एक्सचेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब आपका ये सवाल होगा कि आपके पास एक सेकंड होम है या एक वेकेशन होम है, कहीं वो बोका बोका विस्टा में, या कहीं वो फोर्ट लॉडरडेल, मायामी बीच या गैलवेस्टन में कहीं है आपके पास कोई एक बीच हाउस जहाँ आप यूजुअली किराएदार रखते हैं, लेकिन कभी कभी आप वहाँ पे जाके विज़िट कर लेते हैं और अपना टाइम गुजारते हैं, अपनी वेकेशन वहाँ गुजारते हैं, तो आप उस पर 1031 एक्सचेंज कर सकते हैं। वेल, आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में गुफ्तगू करेंगे और फिर पता चल जाएगा अगर कर सकते हैं या नहीं। तो ये जो आपको ये जो सारी जो लिखाई जो मेरे पीछे आप लोगों को नज़र आ रही है, बेसिकली ये है कि 2008 के अंदर, कि मैं यहाँ इसको ज़रा लिख दूँ, 2008। तो 2008 के अंदर जो है ना, IRS को बस ख्याल आया कि बहुत सारे लोगों के पास सेकंड होम्स होते हैं और वेकेशन होम्स होते हैं, जिसमें वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो किराए पे रखते हैं और इन्वेस्टमेंट और पैसा कमाते हैं उस प्रॉपर्टी में से। तो उस पर उनको 1031 करना देना चाहिए, तो 2008 में IRS ने जो है ना ये वाली रूलिंग बाहर निकाली थी। सो इट्स 2008-0016 आई बिलीव। और क्या कहते हैं, रेवेन्यू प्रोसीजर 2008-0016, ये बेसिकली ये कहती है कि एज लॉन्ग एज आपका वो जो सेकंड होम है या आपका जो वेकेशन होम है वो इन सारी चीज़ों के कंप्लायंस में होता है, तो मोस्ट लाइकली आप उस पर 1031 कर सकते हैं। और भी बहुत चीज़ें हैं इस रूल में, लेकिन मेन चीज़ें ये हैं, और अभी इनको ज़रा गो ओवर करते हैं और फिर बात करते हैं इनके बारे में। तो पहली बात ये है, आपका जो सेकंड होम है और आपका ये जो वेकेशन होम है ना, इसको आपको कम से कम 2 साल के लिए पकड़ के रखना होता है, इससे पहले कि आप इस पे 1031 करने की कोशिश करें। ये मैंने अभी अपनी सारी वीडियोस में कहा है, जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है, कम से कम 2 साल तक उसको पकड़ के रखना होता है, इससे पहले कि आप जाके उस पर 1031 करें। और ये एक बात है, ये आपको 2 साल तक पकड़ के रखनी होगी इस प्रॉपर्टी को, लेकिन साथ में उन 2 सालों के अंदर हर साल आपको वो स्केड्यूल E के अंदर इस प्रॉपर्टी को रिपोर्ट करना होगा, ताकि IRS को पता चले ये एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। तो ये इन 2 साल पीरियड के अंदर अंदर उसके हर एक साल के अंदर, लाइक अभी ये 2 साल है ना, तो ईयर 1 आता है ना, ईयर 1 के अंदर आपको इस प्रॉपर्टी को कम से कम 2 वीक्स के लिए किराए पे चढ़ाना होता है, कम से कम। 2 वीक्स से ज़्यादा हो सकता है, 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने हो सकते हैं, इट्स नो प्रॉब्लम। लेकिन ईयर 1 के अंदर आपको कम से कम 2 वीक्स के लिए इस प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाना होता है और किराएदार को देना होता है और किराया वसूल करना होता है। और ईयर 2 में भी बिल्कुल सेम चीज़ है, कम से कम 2 हफ्ते के लिए इसको रेंट आउट करना होता है और कोई किराएदार को। और किराएदार कैसे होंगे, तो ये इस अल्फाज पे ध्यान दें। तो ये कहता है प्रॉपर्टी को जो है ना, एक अनरिलेटेड टेनेंट को रेंट आउट कर देना चाहिए एट फेयर रेंटल वैल्यू। तो ये अनरिलेटेड टेनेंट का क्या मतलब है? मतलब कोई टेनेंट जो आपके साथ रिलेटेड नहीं है, यानी आपका चाचा, मामा, चाची, और ये सब कुछ जो भी रिश्तेदार है आपके, वो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप उनको ना क्या कहते हैं किराए पे दें ये प्रॉपर्टी,
क्योंकि हियर्स द प्रॉब्लम, IRS चाह रही है कि आप एक अनरिलेटेड टेनेंट जिसको आप जानते नहीं, कोई अरे गहरे को इस प्रॉपर्टी दें, और वो भी फेयर रेंटल वैल्यू पे। और फेयर रेंटल वैल्यू का क्या मतलब है? यानी जो रेंट आप किसी को भी चार्ज करेंगे, जो मार्केट में रेंट होता है उस प्रॉपर्टी के लिए, वही आपको चार्ज करना होगा और किराया उनसे वसूल करना होगा। तो अब ये ज़रा अनरिलेटेड टेनेंट की ज़रा एक और बात मैं आपसे कह दूं, अनरिलेटेड टेनेंट IRS प्रेफर करती है, लेकिन अगर आप अपने चाचा चाचू मामा मामी इन लोगों को अगर किराए पे देना चाह रहे हैं, आप दे सकते हैं। आई मीन रेकमेंडेड नहीं है, लेकिन आप दे सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें फिर ये होगी कि आप उनको जो है ना फेयर रेंटल वैल्यू पे का, फेयर किराए पे जो मार्केट का किराया होता है आपकी प्रॉपर्टी के लिए, उस पे आप उनको किराए पे रखेंगे उस प्रॉपर्टी में, क्योंकि आप डिस्काउंट इनको ऑफर नहीं कर पाएंगे। जो रेंट आप किसी अरे गहरे को चार्ज करेंगे, वही रेंट आपको अपने रिश्तेदारों को चार्ज करना होगा अगर आप उनको डालना चाहते हैं इस किराएदार, जो कि रेकमेंडेड नहीं है। बेहतर है आप कोई अरे गहरे को डालें, एक अनरिलेटेड टेनेंट जो आपके साथ रिलेटेड नहीं है, यू नो। तो बस अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। Your personal use of the property was not more than 2 weeks in each year within the 2-year period, or it did not exceed 10% of the time the property was rented out to an unrelated tenant. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप उस प्रॉपर्टी पे जाएंगे ना वेकेशन करने के लिए और मज़ा करने के लिए, आपका हर साल इस 2-year पीरियड के अंदर, अभी हम ईयर 1 के बारे में बात करते हैं, ईयर 1 के अंदर आपको प्रॉपर्टी को कम से कम 2 हफ्ते के लिए किराए पे चढ़ाना होता है, और फिर कम से कम 2 वीक से ज़्यादा आप वहाँ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हर साल के अंदर। ईयर 1 में आप 2 वीक से ज़्यादा नहीं टाइम स्पेंड कर सकते वहाँ पर, और फिर ईयर 2 में 2 वीक से ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते आप वहाँ पर। लेकिन अगर 2 वीक्स का होता है ना, ये एक दूसरी चीज़ भी है, अगर 2 वीक्स नहीं होते, अगर 2 वीक से आपने ज़्यादा टाइम गुजार लिया, फिर चलो सही है, जस्ट मेक श्योर करें कि जितना टाइम आपने इस प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाया होगा ना, उसके 10% से ज़्यादा टाइम आपको वहाँ नहीं गुजारना चाहिए। इसका मतलब क्या है? तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने इस प्रॉपर्टी को जो है ना 100 दिन के लिए आपने किराए पे चढ़ाए हुए थे। लेट्स से ओवर हियर 100 डेज आपने इसको किराए पे चढ़ाए थे पूरे साल के अंदर, तो इसका 10% क्या होगा? 100 डेज का 10% हो गए 10 दिन। सो 10 दिन से ज़्यादा आपको अपना पर्सनल टाइम नहीं गुजारना चाहिए होगा उस प्रॉपर्टी पे। यानी समझ आई ना लॉजिक यहाँ पर? अगर मैं इसको 2 साल कर दूँ तो फिर 20 डेज हो जाएंगे, 20 डेज से ज़्यादा आप टाइम नहीं गुजार सकते। तो अगर आप किराएदार का जो टाइम है ना, जो प्रॉपर्टी पे स्पेंड करेंगे, अगर आप वो वाले दिन बढ़ा दें तो उसके 10% से ज़्यादा टाइम आप नहीं गुजार सकते इस प्रॉपर्टी के ऊपर, यू नो, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे। The same rules for personal use and tenant use mentioned above apply to the replacement vacation/second home as well. तो ये जो सारी बातें अभी हमने की है ना, ये आपके एक करंट वेकेशन होम के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 1031 करेंगे ना और अपनी दूसरा वेकेशन होम जाके खरीदेंगे ना, तो सेम रूल्स उस पर भी अप्लाई करेंगे, यू नो। ये सेम कम से कम 2 साल तक उसको रेंट आउट करना होता है किसी किराएदार को। उस 2 साल के अंदर हर एक साल में कम से कम 2 हफ्ते के लिए किराए पे चढ़ाना होता है किसी अरे गहरे को जिसको आप रिलेटेड नहीं है, और फेयर रेंटल वैल्यू चार्ज करनी होती है उनको। और आपका पर्सनल यूज़ उस प्रॉपर्टी पे हर एक साल के अंदर, उस सारे 2 साल के अंदर 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता, या 2 वीक्स से ज़्यादा नहीं हो सकता, यू नो। बस अभी इस वीडियो के लिए मुझे बस यही बातें करनी थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से बड़ी अच्छी वैल्यू मिली थी। मैंने सोचा कि हम सारों के पास एक सेकंड होम होता है, एक वेकेशन होम होता है, जो इस पे हम जाके मज़े करते हैं, लेकिन कभी कभी किराएदार भी होते हैं। तो अगर आप ये रूल्स, अगर आपका वो सेकंड होम इन रूल्स के क्या कहते हैं कंप्लायंस में होता है, तो फिर आप आराम से 1031 कर सकते हैं उस पर कोई मसलों के बगैर। बस अभी तक के लिए बस मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में कोई भी सवाल हो, आप प्लीज़ बराए मेहरबानी मुझे रीच आउट कर लें। मेरी वेबसाइट की लिंक यही है डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप लोगों को अगर सवाल है आप मुझे रीच आउट कर लें, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। उतने तक अस्सलाम वालेकुम, याली मदद, सत श्री अकाल और नमस्ते।